में कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बेसिकली ना आपके समझने के लिए, क्योंकि मैं जैसे कहता हूँ कहानी में कोई सही बात हो इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो कहानी होती है वो सही बातों की तरफ इंडिकेट करती है। मतलब कहानी सच्ची बातों पे नहीं कही जाती, बट कहानी में जो बातें कही जाती है वो बिल्कुल सच्ची होती है। तो ये कहानी है मिस्टर जॉन की। मिस्टर जॉन जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी इच्छा थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई के बाद उनको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। कुछ ऐसा ही हुआ। मिस्टर जॉन की पढ़ाई लिखाई के बाद उनको इतनी अच्छी नौकरी मिली, इतनी अच्छी नौकरी मिली, उनको पहली बार पता चला उनको जो नौकरी मिली वो कनाडा में मिली। कहाँ जी? कनाडा, जहाँ पे मोतीचूर का लड्डू याद आता है। कनाडा में उनको नौकरी मिली है। कहाँ मिली? कनाडा में। इतने खुश थे, इतने खुश कि उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाया कि मैं तो अब जा रहा हूं जॉब करने के लिए। कहाँ? कनाडा। लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था, तो उन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया। पासपोर्ट बने, 2 महीने के टाइम थे उनके पास। और फाइनली एक दिन वक्त आया कि उनको कनाडा के लिए प्रोसीड करना था। तो गए। आपको पता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चेक इन होती है, तो एटलीस्ट आपके पास 2 घंटे का वक्त होना चाहिए। ओके। तो वो 2 घंटे नहीं, 3 घंटे पहले चले गए एयरपोर्ट पे। उन्होंने सारी चेकिंग की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, और पूरी करने के बाद वो चले गए एयरपोर्ट पे। और एयरपोर्ट पे अब उनके पास 2 घंटे का वक्त बचा हुआ था, तो वो बैठ के अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। तभी उनको एयरपोर्ट पे एक मशीन दिखी। उस मशीन पे लिखा हुआ था सच बोलने वाला मशीन। क्या लिखा हुआ था अनीमा मैम? सच बोलने वाला मशीन। तो मिस्टर जॉन ने सोचा कि दुनिया में ऐसी कोई मशीन कैसे हो सकती। जैसे आपको किसी ने क्या कहा, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसमें फिनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा, टाइम फ्रीडम भी मिलेगा, फैमिली सिक्योरिटी भी मिलेगी, हॉलीडे एंड वेकेशन भी मिलेगा। आपने कैसे मिलेगा? क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं। हम में से कुछ लोग सोचे। तो मिस्टर जॉन ने सोचा कि कोई मशीन सच कैसे बोल सकती है? मशीन और सच, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके पास 2 घंटे के वक्त थे, तो वो उठ खड़ा हुआ और वो चला गया उस मशीन के पास। उस मशीन पे लिखा हुआ था कि आप 1 रुपए का सिक्का डालें और इस मशीन पे आके खड़े हो जाए। उसने 1 रुपए का सिक्का डाला, मशीन पे खड़े हो गए। मशीन से आवाज आई, आपका नाम मिस्टर जॉन है? उनने बताया आपकी हाइट 5 फीट 11 इंच है, रंग आपका गोरा है, वजन आपकी 70 किलो है, और आप अगली फ्लाइट से कैलिफोर्निया जाने वाले, कनाडा जाने वाले हैं। तो मिस्टर जॉन को लगा कि इस मशीन को मेरे बारे में सब सच कैसे पता चल गया? हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं कनाडा जाने वाला हूँ, मेरी हाइट इतनी, मेरा वेट इतना, मेरा नाम ये। उसको मशीन पे डाउट हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे पता? तो मिस्टर जॉन ने सोचा कि नहीं, जरूर कोई व्यक्ति है जो मुझे देख रहा है, या कोई मेरी गुप्त इंफॉर्मेशन इस मशीन को दे रहा है। मैं तो इस सच का पता करके रहूंगा। तो मिस्टर जॉन इधर उधर घूमे। उनको एक फल की दुकान नजर आई। उनने सुना था बचपन में कि कभी वजन तुरंत बढ़ाना हो तो केला खाओ, केला खाने से ना तुरंत वजन बढ़ता है। उसने पूरा भरपेट केला खाया। सोचा इस मशीन की ऐसी की तैसी मैं अभी इसको टेस्ट करता हूँ, रुको। वो आया थोड़ी देर बाद, उस मशीन पे 1 रुपए का सिक्का डाला, फिर खड़े हो गए। मशीन से आवाज आई, आपका नाम मिस्टर जॉन, आपकी हाइट 5 फीट 11 इंच, रंग आपका गोरा है, वजन थोड़ी देर पहले आपने बढ़ा के 72 किलो कर लिया है, और आप अगली फ्लाइट से कनाडा जाने वाले हैं। उसे और डाउट हो गया, यार ऐसे कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता? अभी मैंने तुरंत वजन बढ़ाया, इस मशीन को कैसे पता चल गया? अब उसके दिमाग में ना वो घूमना शुरू हो गया। डाउट का, वो जो डाउट का कीड़ा होता है ना, उफ उफ, कसम से अगर आपके दिमाग में डाउट का कीड़ा घुसा, वो साला पूरा खोखला करके निकलेगा आपको। कौन सा कीड़ा? डाउट का कीड़ा। और वो डाउट का कीड़ा आपको दूर कर देता है। किससे? फिनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, रॉयल्टी इनकम। जो जो इस चीज़ों से दूर हो गए ना, पूछना तेरे मन में कहाँ आया था, वो कहेगा डाउट। क्या? डाउट। तो उसको डाउट आया और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस मशीन को गलत साबित करके रहूंगा। लेकिन कैसे करूं?
वो उस एयरपोर्ट के चारों ओर घूमना शुरू किया और घूमते घूमते बहुत वक्त बीत गए। उसको नजर आई एक मेकअप गैलरी। क्या नजर आई? मेकअप गैलरी। उसके दिमाग में आइडिया आया कि रुक। वो घुसा। अच्छा, मेकअप गैलरी किसके लिए बनी होती है? लेडीज के लिए। मिस्टर जॉन कौन था? जेंट्स था। वो घुसा मेकअप गैलरी में और अंदर काफी देर तक उसने पता नहीं क्या क्या किया। छोटे बाल थे, लंबे हो गए। कपड़े उसके चेंज हो गए। ड्रेसअप से लेके, मेकअप से लेके, गेटअप से लेके इतना चेंज करी उसने, इतना चेंज करी। और उसको कॉन्फिडेंस था। वो मेकअप गैलरी में घुसा जॉन बन के और निकला जॉनी बन के। और वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि उसको लगा कि अब देखता हूं मैसीन की औकात, वो मुझे कैसे पहचानती। आया, मैसीन पे सिक्का डाला, खड़े हुआ और उस मैसीन से आवाज आती कि आपका नाम मिस्टर जॉन, आपका हाइट 5 फीट 11 इंच, वजन आपने थोड़ी देर पहले बढ़ा के 74 किलो कर लिया है, असली रंग आपका गोरा है और दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपकी कनाडा की फ्लाइट जा चुकी है। मिस्टर जॉन को याद आया कि माय गॉड, ये क्या हो गया? उसकी तो फ्लाइट ही मिस हो गई। उसकी फ्लाइट क्या हुई? मिस हो गई। किस वजह से? वो उस उद्देश्य को भूल गया था कि वो आया क्यों था। उसको बेसिकली कनाडा जाना था। उसने डाउट किया, फ्लाइट चली गई और उसकी जिंदगी तबाह। हम में से ज्यादातर लोग, आज मैं आपको बताऊं, वो अनुशासित नहीं होते, फोकस्ड नहीं होते। अच्छा, वो तब जो जब मन होगा तब करेंगे, कभी वीडियो ऑन करेंगे, कभी वीडियो ऑन नहीं करेंगे। वो अपने मन से काम करेंगे। डाउट्स की सीमा उनकी अपरंपार होती है। उनको हर चीज़ों के लिए कहना पड़ता है। तो नो प्रॉब्लम, जिंदगी आपकी है, उसे संवारना आपको है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें समझना क्या है कि ये सब कुछ पाने के लिए आपको जो करना है वो है विश्वास। कि अगर आप उन सिस्टम को सिस्टम से फॉलो नहीं करेंगे। सिस्टम क्या है? सिस्टम है वीडियो ऑन करके बैठे, सिस्टम है डायरी पेन लेके बैठे, सिस्टम है स्क्रीन के सामने बैठे। नहीं तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। समझ में आ रहा है? सिस्टम है तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता है। चलिए, आज हम गोल सेटिंग के क्लास में हैं और मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी क्लास करता हूं तो मैं तन मन पूरा अपनी जो क्षमता है वो लगा के मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप सभी को समझाऊं, सभी को। और कुछ हद तक जब मुझे आपसे फीडबैक मिलता है तो लगता है मैं आपको समझा पाया। तो आज गोल सेटिंग की क्लास में हम बहुत बारीकी से बात करने वाले हैं आपसे। और हमें उम्मीद है कि आप इन गोल सेटिंग के क्लास से ना केवल बहुत कुछ सीखेंगे, बल्कि आज की सीखी हुई चीज आपके आपके कुछ सप्ताह, महीने नहीं, आपकी जीवन, आपकी किस्मत, आपका फ्यूचर, सब कुछ चेंज कर सकता है। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सेशंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारे लीडर्स जिन्हें लगता है कि हमने पहले गोल सेटिंग के सेशन अटेंड कर चुके हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप इस सेशन को आज फिर से दोबारा सुनो और इन तरीके से सुनो, माइंड में एनालाइज करते हुए कि मेरे जीवन में कौन सी चीज की मिसिंग है। तो सबसे पहले समझते हैं, कहते हैं गोल सेटिंग इन साइकोलॉजी रेफर टू ए सक्सेसफुल प्लान ऑफ एक्शन दैट वी सेट फॉर आवर सेल्फ। सक्सेसफुल प्लान ऑफ एक्शंस जो हम अपने लिए सेट करते हैं ना, उसके लिए जो गोल सेटिंग है वो साइकोलॉजी में क्या है? वो हमारे उन सक्सेसफुल प्लान के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन सेट करती हैं वो गोल सेटिंग ही करता है। सो कहते हैं इट गाइड अस टू चूज द राइट मूव्स। ये हमें क्या गाइड करती हैं? सही तरीके से हमें चाल को चुनने में मार्गदर्शन करता है। तो जब हम राइट वे की बात करते हैं ना, राइट वे कि आपका सही तरीका क्या है, मतलब वो सही रास्ता क्या है जिस पे आप चलें, अगर कोई आपको गाइड कर सकता है तो वो गोल सेटिंग ही गाइड करेगा।
माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से भी आज हम समझेंगे कि गोल सेटिंग हमें सही गाइड कैसे करता है। आप किसी भी इंसान से क्या बात करेंगे ये आप डिसाइड नहीं करते, ये आपका लक्ष्य ही डिसाइड करता है। सो अगर आपके पास प्रॉपर गोल नहीं है तो आप प्रॉपरली गाइड भी नहीं हो पाएंगे कि आप जब किसी के पास जा रहे हैं तो उनसे आपको बातें क्या करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक स्टडीज कंडक्टेड ऑन वर्किंग प्रोफेशनल्स, एक स्टडीज उन लोगों पे हुआ जो एक पेशेवर प्रोफेशनल थे। वो स्टडीज किसकी थी? एडविन एलॉक की, जो गोल सेटिंग के फील्ड में कैसे बनाना है लाइफ का गोल। क्योंकि जिस इंसान के पास उसके लाइफ का प्रॉपर डिजाइंड गोल है, वो इंसान अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने अपने गोल्स के अंदर डाला है। अब इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपनी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में बताता हूं कि जब भी बहुत सी लीडरशिप हमारे सामने आती हैं, स्टेज पे आती हैं, तो वो अपने बारे में अपने लक्ष्य को बताती हैं। और जब वो अपने लक्ष्य को बताती हैं तो वो बोल रहे हैं, उनको डाउट है, उनको लगता है कि वो उनके पास गोल है। जैसे मेरा एक डाउनलाइन हर बार कहता था, आज के 3 महीने बाद मेरी चेक होगी 1 लाख। 3 महीने बीत गए, वो फिर स्टेज पे आया, आज के 3 महीने बाद मेरी चेक होगी 1 लाख। 3 महीने और बीत गए, चेक कितना है? वो 3 महीने बाद आके कह रहे हैं, आज के 3 महीने बाद मेरी चेक होगी 1 लाख। लेकिन दुर्भाग्यवश 3 साल बीत गए। कितना? 3 साल। और उसकी 3 वर्षों के बाद की चेक थी तकरीबन 7,000 रुपए। अब आप सोच के देखो, एक इंसान कांस्टेंट 3 सालों से कहता आ रहा है कि आज के 3 महीने बाद मेरी चेक 1 लाख रुपए होगी, और 3 वर्षों के बाद 7,000 रुपए। और मैं तो बार बार सोच रहा हूं उसको सुनते हुए, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने एक बार डिसाइड किया कि अगर अब की बार इसने स्टेज पे बोला ना, और उसने स्टेज पे ऐसा ही बोलने ही जा रहा था, आज के 3 महीने, मैं बोला सुन सुन सुन, प्रोग्राम खत्म होगी, आके बाहर मेरे से मिल। और उस दिन जब प्रोग्राम खत्म हुई, वो बाहर आया, सोचा पक्का सब तो कुछ पकड़ लिए हैं, आज पूछेंगे ही। तो बाहर आया तो मैंने उसको पूछा, भाई पिछले 3 सालों से सुन रहा हूं तो बार बार यही राग अलापे जा रहा, आज के 3 महीने बाद तेरी 3 महीने 3 साल में बीत गए, तुम्हें क्या लगता नीचे जो लोग सुन रहे वो सब बेवकूफ हैं? वो पिछले 3 सालों से तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए की चेक क्यों नहीं है? क्या तुम्हारा सच में 1 लाख रुपए का गोल है? उसने कहा यस सर। मैंने कहा क्या सच में आपकी गोल 1 लाख रुपए की है? उसने कहा यस सर। उस इंसान को मैंने अपने ब्रांच ऑफिस के डायमंड लग में लेके गया और मैं बोला आप बैठिए। उनको मैंने एक पेपर लाके दिया और उस इंसान से मैंने कहा कि अगर आपको 1 लाख रुपए हर महीने आने शुरू हो गए तो आप उस 1 लाख रुपए का क्या करेंगे, इस पेपर पे लिखना शुरू करें। और आप सोचो क्या हुआ होगा। तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गए, ध्यान से सुनना, 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया और उसने हर महीने वो 1 लाख रुपए कहां खर्चा करेगा नहीं लिख पाया। बट उसने जितना लिखा, मैं बोला बैंक की सेविंग नहीं लिखना आपको, आपको मैं देखना चाहता हूं कि आपके ब्रेन को कितना पता है कि उसको क्या चाहिए। ब्रेन को कितना पता है? उसने जब लिखना शुरू किया तो उसकी हर महीने के जो खर्चे आए वो था तकरीबन 26,000 रुपए। 26,000 रुपीज से ऊपर वो कहां खर्च करेगा उसे कुछ नहीं पता। मैंने कहा भाई आप वेस्टीज के अलावा और क्या करते हो? उसने कहा जॉब। मैंने कहा आपकी जॉब में सैलरी कितनी है? उन्होंने कहा लगभग सर 20,000 रुपए। मैंने कहा देखो आपके ब्रेन को पता है कि आपको हर महीने 26,000 रुपए चाहिए। 26,000 का गोल तेरे दिमाग को क्लियर है ना, इसलिए कुछ 6-7 हजार वेस्टीज से आ जाते, 20,000 वहां से कमा ले रहा। दिमाग को जितना पता है वो तो तेरे को मिल ही रहा है। दिमाग को जितना पता होगा ना, वो घिसट घिसट के भी क्यों ना हो, लेकिन वो आपको मिल जाएगा। गोल सेटिंग का मतलब यह है
कि आपके माइंड को किस जगह पहुंचना है ये दिखाई देना शुरू हो जाना चाहिए। नहीं तो माइंड वहां पहुंच जाएगा जिसको वो देख रहा है। जब आप वेस्टीज में आते हैं तो वेस्टीज आपको सिखाती है कि एग्जैक्टली आप हाईली एम्बिशियस लोगों की तरह आप सबसे पहले ये सीखें कि आप गोल को कैसे सेट करेंगे, क्योंकि जिनने गोल सेट करे उनका जो प्रदर्शन और उनकी जो आउटपुट थी ना, उन लोगों के तुलना में ज्यादा बेहतर थी जिनके पास कोई गोल नहीं है। एंड मुझे माफ करिएगा, मैं पहले आज बोल देता हूं कि आज की सेशन के बाद अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण ना किया, भले वो गलत करे, मतलब आपने आज सुनने के बाद, समझने के बाद भी आपको ये नहीं समझ में आया कि आप एग्जैक्टली गोल सेट कैसे करें, तब भी जितना समझ में आया उसके हिसाब से करो। और अगर सच में आपने नहीं किया तो कहते हैं ना, अगर आप इन चीजों के ऊपर प्रिपरेशन को तैयार नहीं हो, आप ली हुई ट्रेनिंग की तैयारी को तैयार नहीं हो, तो आप सफलता के हकदार भी नहीं हो। फिर आप सफलता के हकदार नहीं हो। तो आइए आज हम सीखेंगे एक एक करके। सबसे पहले गोल का मतलब क्या है। सबसे पहले सीखेंगे गोल की एबीसी। और आप इसे सीखेंगे नहीं, लिखेंगे भी, क्योंकि जब आप गोल सेट करेंगे ना तो आपको ये मैच करना पड़ेगा कि जो लक्ष्य आपने सेट किया वो इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करती है या नहीं करती है। तो गोल का पहला ए है अचीवेबल, बी है बिलीवेबल। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर आप किसी ऐसे गोल को सेट करते हैं जो अचीवेबल भी हो, माय डियर फ्रेंड्स, जो बिलीवेबल भी हो, और जिस गोल के लिए आप कमिटेड भी हो। ए क्या है? अचीवेबल, बी क्या है? बिलीवेबल, एंड सी क्या है? कमिटेड। अब कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो अचीवेबल होते ही नहीं। जैसे कोई बंदा अगर सोचे कि मैं तो ऐश्वर्या राय से जाके शादी करूंगा, तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये तेरे लिए अचीवेबल नहीं है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं तो एरोप्लेन खरीद लूंगा, तो इस वक्त ये मेरे लिए अचीवेबल नहीं है। तो जब आप किसी लक्ष्य को सेट करेंगे तो आपको पहले लक्ष्य की एबीसी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए ये कैसे करेंगे। जब आपको लग रहा हो कि आपको ये लक्ष्य बनाना है तो आप उस लक्ष्य के बारे में सोचें, लेकिन वो लक्ष्य सही है भी या नहीं है, पहले आपको इसकी पहचान करनी जरूरी है। तो उसकी पहली पहचान करेंगे एबीसी से। ए क्या है? अचीवेबल। अब आपने कहा कि मैं दिसंबर 2025 तक 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आपने जिस 1 लाख रुपए को लक्ष्य में रखा, आपको यह समझना है कि ये अचीवेबल है या नहीं है। मतलब क्या लोग वेस्टीज में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? क्या काफी सारे लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? अगर आपके आंसर से हाँ, मतलब ये अचीवेबल है, तभी तो कमा रहे हैं ना। तो आपकी गोल होनी चाहिए अचीवेबल। अच्छा, दूसरा बिलीवेबल का मतलब क्या है? ऐसा लक्ष्य जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। ऐसा लक्ष्य जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। कई लक्ष्य ऐसे होते हैं जो आप बना तो लेते हैं, लेकिन आपका भरोसा ही नहीं होता कि आप इसको हासिल भी कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके बारे में मैं आपको अक्सर कहना चाहूंगा कि हम में से कई लोगों से जब मैं पूछता हूं कि सर आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, तो कहते हैं सर मेरा गोल है मर्सिडीज चलाना। लेकिन सोच के देखिए कि क्या जब आप मर्सिडीज की बात करते हैं तो वो आपकी बिलीव के एरिया में आता है या नहीं आता? आपको एहसास होता है कि आप मर्सिडीज खरीद सकते हो? अगर आपका आंसर आता है नहीं, वो आपके बिलीव में नहीं आ रहा है, तो वो आपका गोल नहीं हो सकता। फिर वो गोल बना लेंगे, आपको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं। और सी का मतलब है कमिटेड। ऐसा लक्ष्य जिसके लिए आप पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो कि ये मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जब आप किसी भी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं
तो वो अचीवेबल भी होना चाहिए, बिलीवेबल भी होना चाहिए, और आप उसके लिए कमिटेड हो। वो लक्ष्य आपके ऐसे होने चाहिए। अब जब आपकी गोल की एबीसी क्लियर हो गई, तो उस एबीसी के बाद आपको उस रास्ते में आगे फिर देखना है कि अब आपका गोल स्मार्ट है या नहीं है। ये दूसरी प्रोसीजर है। अब आप कहेंगे कि क्या ये सब कुछ देखना पड़ेगा? यही तो सबसे खास बात है ना, कि आप हर चीज को जब ट्रिपल टी में आके करते हो ना, तो उसमें आपको मास्टरी मिलती है। क्योंकि ट्रिपल टी के कंटेंट से गुजर के जीवन को तैयार करने के बाद आपके पास कमियों को, यानी आपके पास खामियां जो आपसे होती हैं, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। अब अगर वो इंसान जो इस ट्रेनिंग के माध्यम से गोल सेटिंग के तरीके सीखा होता ना, तो उसको 3 साल बोलते हुए निराशा हाथ नहीं लगती कि आज के 3 महीने बाद मेरी चेक होगी 1 लाख रुपए। अगर कोई उससे पूछता क्या सच में तू चाहता, वो सच में चाहता था, लेकिन वो उसका पूरा क्यों नहीं हुआ। आगे जब आप बढ़ेंगे तब आप समझेंगे, क्या हमारे लक्ष्य भी तो ऐसे नहीं है जो लक्ष्य के किसी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा हो। अगर ऐसा है तो वो लक्ष्य आपका पूरा नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य का होना भी जरूरी है, लेकिन लक्ष्य बनाना कैसे है, वो आज आपको सीखने की जरूरत है। दूसरी ओर, जब हम स्मार्ट गोल की बात करते हैं तो स्मार्ट में 5 वर्ड हैं, SMART। पहला एस हो गया स्पेसिफिक। मतलब कहते दे टारगेट ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ फंक्शन एंड फोकस ऑन बिल्डिंग इट। ठीक है, करोगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स? स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ? चलिए, आप सब ना अगले 30 सेकेंड के लिए आंखों को बंद कर लें। सभी लोग आंखों को बंद कीजिए। फॉर 30 सेकेंड्स जस्ट क्लोज योर आई। सभी लोग अपने अपने आंखों को बंद कीजिए, और आंखों को बंद करके आप अपने आप से एक अफर्मेशन कीजिए कि मुझे कार चाहिए। अफर्मेशन कीजिए, मुझे कार चाहिए। और जो कार आपको चाहिए उसको देखना शुरू कीजिए। अफर्मेशन कीजिए, मुझे कार चाहिए, और उस कार को देखना शुरू कीजिए। जस्ट अब आंखों को खोल लीजिए, और आप महसूस करके बताइए कि जब आप कार को देखने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आपको बहुत सी कार दिख रही थी, नहीं दिख रही थी? मैं फिर से पूछ रहा हूं, जब आप कार को देखने की कोशिश कर रहे थे तो आपको कितनी कारें दिख रही थी? अब देखिए, स्पेसिफिक का मतलब यह है कि आप में से जितने लोगों ने स्पेसिफिक कार को डिजाइन कर लिया कि मुझे ये कार चाहिए, उसको एक दिख रहा होगा। जिसकी कार स्पेसिफिक नहीं है उसको हजारों कार दिख रही होगी। जिसका स्पेसिफिक है उसको एक दिख रहा होगा। जिसकी स्पेसिफिक नहीं है उसको बहुत सी कार दिखाई दे रही होंगी। जिसको बहुत सी कार दिखाई दे रही है, इसका मतलब अब तक ये गोल उसका स्पेसिफिक नहीं है, उसको कभी कार मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिसकी कार स्पेसिफिक है उसको एक कार दिखाई देगा और उसको उसकी प्राप्ति जरूर हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे हैं स्पेसिफिक का मतलब क्या? स्पेसिफिक का मतलब एक ऐसा स्पेसिफिकेशंस जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहा हो जिस पे आपको फोकस करना है। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, इसी तरीके से जब आप सोचिएगा मुझे घर चाहिए, तो देखेंगे जिसके घर को उसने स्पेसिफिक नहीं किया है उसे बहुत से घर दिखाई देंगे, और जिसने घर को स्पेसिफिक किया उसे एक घर दिखाई देगा। तो आपके गोल का मतलब क्या है? आपका गोल स्मार्ट है या स्मार्ट नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा? जब आपका लक्ष्य होगा हाईली स्पेसिफिक। दूसरा एम है, एम का मतलब मेजरेबल होना चाहिए। मतलब ऐसे लक्ष्य जिसको आप मेजर कर सको। कहते दिस हेल्प्स इन मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्लान।
अब आपने अपना एक लक्ष्य बनाया कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए कमाने हैं, लेकिन जब आप उस प्लान के ऊपर वर्कआउट करते हो तो आप लक्ष्य कभी हो ही नहीं सकता। तो लक्ष्य कैसे होने चाहिए? जिसको मेजर किया जा सके, जिसको मापा जा सके, जिसको समझा जा सके। अगर वो मेजरेबल नहीं है तो आपका, सपोज करिए आपने टारगेट किया कि मुझे हर महीने 10 लाख रुपए कमाने, लेकिन अब आप हाईली कंफ्यूज हैं कि कैसे कमाएंगे। अब कैसे कमाएंगे? अपने लाइन खोलूं, कितने लोगों को सफल बनाऊं? क्या 10 लाख रुपए तो स्पेसिफिक है, लेकिन 10 लाख रुपए कैसे कमाएंगे? क्या ये मेजरेबल आ रहा है? मेजरेबल हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। आप 10 लाख रुपए के 10 लाख रुपए स्पेसिफिक होके भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपने कहा कि मुझे वेस्टीज से 25,000 रुपए की चेक निकालनी है, तो आपकी गोल स्पेसिफिक भी है 25,000 रुपए, और आप आसान तरीके से समझ गए कि अगर वेस्टीज में मेरी एक बोनस के साथ तो 25,000 रुपए हो जाएगी। अब आपका लक्ष्य स्पेसिफिक भी हो गया और तो केवल लक्ष्य स्पेसिफिक हो जाने से लक्ष्य नहीं मिलेगा। और कौन सी? उन्होंने कहा व्हाइट कलर की ऑडी चाहिए, A4 चाहिए, ये स्पेसिफिक है। लेकिन उस ऑडी A4 के लिए अगर आपको 3 लाख रुपए के चेक पे पहुंचना है, तो क्या आपका माइंड उस 3 लाख रुपए की इनकम के लिए मेजरेबल है? उसके लिए कितने लीडर्स बनाने हैं, क्या आपको पता है? अगर इसका आंसर है नहीं, तो वो लक्ष्य स्पेसिफिक तो हो गया, लेकिन अगर वो मेजरेबल नहीं है तो इनडायरेक्टली फिर वो आपका लक्ष्य ही नहीं है। तो आपको दूसरी बातें समझनी है कि आपकी गोल स्पेसिफिक होने के साथ साथ मेजरेबल भी होना चाहिए। अच्छा, आज मैं आपको ये सब सीखने के बाद आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डीप कमिटमेंट खुद से लेते हैं, वो आज लक्ष्य निर्धारण के दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए आज की रात वो अपने गोल को डिसाइड करेंगे। मैं चाहता हूं पहले एक बार आप टाइप कर लो। जितने लोग टाइप करेंगे मैं पूरे दिल से सिखाऊंगा। मैं प्रेयर करता हूं कि आप निश्चित रूप से आज इसको समझने के बाद, तो अभी जितने लोगों ने टाइप करना शुरू किया आप सब भी उसके, पार्वती मैम, वंदना मैम, भारती मैम, मेघा राम सर, अमित जी, अशोक सर, थैंक यू सो मच, रश्मि मैम, विजय जी, परीक्षित जी, रोमाना मैम, प्रकाश सर, दिलीप जी, सत्यम जी, सबको थैंक यू। जितने लोगों को लग रहा है कि अगर आज मैंने गोल सेटिंग सीखा, तो मैं खुद से वादा करता हूं कि आज की रात मैं वेस्टीज के माध्यम से अपने जीवन में मिलने वाली हर चीज को प्रॉपर तरीके से आज ही क्रॉस वेरीफाई करके क्लियरिफाई करूंगा कि मेरा लक्ष्य क्लियर है या नहीं। अगर नहीं, तो आज मैं खुद से कमिटमेंट लेता हूं, आज मैं इसे क्लियर करने के बाद ही सोऊंगा। आप में से जितने लोग ये खुद से वादा कर रहे हैं, आप यहां पे बस यस टाइप करते जाइएगा। थैंक यू सुलेखा मैम, और इससे पहले प्रीवियसली जितने लोगों ने, योगेंद्र सर थैंक यू सो मच, जितने लोगों ने यस टाइप किया, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज हम सब अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन बनाएंगे, क्योंकि आज आप सीख रहे हो लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपने सीखा कि आपकी गोल स्पेसिफिक, तो जो गोल अभी तक आपने बनाया है, आज आपको देखना है कि ये स्पेसिफिक है तो क्या ये मेजरेबल भी है। कई बार लोग बड़े बड़े गोल्स ले लेते हैं, वो स्पेसिफिक तो हो जाता लेकिन वो मेजरेबल नहीं होता। और जिस किसी को भी मैं बोलता हूं कि जब आप गोल बनाने की शुरुआत करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में कुछ बड़े गोल बनाएं।
आप छोटे छोटे गोल बनाएं और उस प्रोसेस को एंजॉय करें जब आप उसको गोल फुलफिलमेंट के लॉ से पूरा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तब आप उस लॉ को सीख जाते, और जब एक बार आपको गोल फुलफिल करने की लॉ समझ में आ गई, तब आप उससे बड़े गोल, 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 ऐसे आप बना बना के उस गोल को अचीव कर सकते हो। तो गोल आपकी स्पेसिफिक भी होनी चाहिए और गोल आपकी मेजरेबल भी होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब ए क्या है? वो अचीवेबल भी होना चाहिए। कहते द गोल्स आर टारगेटेड टू सुटेबल पीपल्स एंड आर इंडिविजुअलाइज्ड। दे टेक into account the fact that no single rule suits all and flexible in the regard। कहते लक्ष्य उपयुक्त लोगों पे लक्षित होते हैं और व्यक्तिगत होते हैं। वे इन तथ्यों को ध्यान में रखते हैं कि कोई भी एक नियम सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, लक्ष्य उपयुक्त लोगों पे लक्षित होते और व्यक्तिगत होते, यानी हर किसी का गोल क्या होता है? उसका इंडिविजुअल होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि मतलब एक ही नियम सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। अब हम में से कई सारे लोग ना दूसरों को देख के गोल बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? जब उस इंसान ने 26,000 रुपए से आगे नहीं लिख पा रहा था, तब मैंने उसे कहा कि अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। क्या आप पिछले 3 वर्षों से कह रहे थे कि आज के 3 महीने बाद मेरी चेक होगी 1 लाख, 3 महीने बाद, लेकिन आपके ब्रेन को तो पता ही नहीं है। इसका मतलब उसकी समझ में आ रही तफसीला, मेजरमेंट क्लियर नहीं था ना 1 लाख रुपए का। तो मैंने कहा कि जब आप बार बार कह रहे थे आज के 3 महीने बाद, आज के 3 महीने बाद, आप ऐसा क्यों बोलते थे? मेरी तरफ देखें और ध्यान से सुने वो क्या बोला। उसने कहा सर क्या करूं? क्या बोला? सर क्या करूं? जो स्टेज पे आता था सब कहता था 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो मुझे लगा कि अगर मैं 1 लाख रुपए से नीचे बोलूं तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। सोच के देखो, उसके लक्ष्य नहीं थे, डिक्लेयर कर रहा है। तो उससे अपना गोल नहीं, फ्रॉम योर इनसाइड, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। लक्ष्य हमारा आपके से आना चाहिए। आउट कहते हैं अगर चीजें अंदर से आती है ना तो उसके पूरे होने की गारंटी हो जाती है। जब चीजें बाहर से आती है ना, उसके पूरे होने की कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब जब आप लक्ष्य बनाओ तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब वो आपका अपना होना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को देख के लक्ष्य ना बनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब भी अपने घर का गोल, अपनी कार का गोल, ये सब मैं लिया, मैंने किसी को देख के लक्ष्य नहीं बनाए। वो लक्ष्य मेरा अपना था। जब मुझे गाड़ी का चुनाव करना था, मैंने कई गाड़ी की शोरूम घूमे, कई कई जगह पे गया। जब एक गाड़ी जो मेरी नजर पे ठहर गई, ऑडी A4 मेटालिक ब्लू कलर, और मैंने उस पर विजुलाइज करना शुरू किया कि अगर गाड़ी मेरे घर पे लगे, इस गाड़ी पे मैं मेरी फैमिली के साथ घूमूं तो मैं कैसा महसूस करूंगा, और वो मुझे अंदर से कनेक्ट कर रहा था। माय डियर फ्रेंड्स, तो गोल आपके अपने होने चाहिए, दैट शुड बी इंडिविजुअल। जब वो अचीवेबल होगा तभी आप उसको अचीव कर सकते हो, और ये हर किसी के मामले में ना फ्लेक्सिबल होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या वो गोल आपका अचीवेबल है, आपका अपना है। अगर लगता है हां, तो आप लक्ष्य के तीसरे मेजरमेंट को भी फुलफिल करते हो। चौथा, वो गोल्स आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, प्लान्ड इन द वे होना चाहिए, दैट वुड बी इजी टू इंप्लीमेंट इन रियल लाइफ। वो आपकी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने में आसान होना चाहिए।
कहते द पर्पस ऑफ ए स्मार्ट गोल इज नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग द प्लान बट ऑल्सो हेल्पिंग द पर्सन एक्सिक्यूट इट। आपके जो वो गोल है ना, उसका पर्पस केवल ये नहीं है कि बस वो गोल हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपका गोल का पर्पस क्या है? आपका गोल का पर्पस है कि आप उस प्रैक्टिकल प्लान को उस रास्ते पे बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सको अपनी रियल लाइफ में। अगर कोई भी लक्ष्य आपकी वास्तविक जीवन में लागू करना आसान होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आप उसे बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। कई लोगों के जो गोल्स होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते, और अगर लक्ष्य आपका रियलिस्टिक नहीं है तो भी वो आपका पूरा नहीं होगा। इसीलिए खास करके मैं जब आप लोगों को पिछले 2 दिनों से एक बात कह रहा हूं कि एटलीस्ट वेस्टीज में हो तो 4 चीजों की क्लैरिटी कि जो इनकम आप प्लान कर रहे हैं, मैंने कहा आप प्लान करो आपको 1 लाख रुपए कब तक चाहिए, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मेरी तरफ ध्यान से देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज किसी भी तरीके से 10-15 हजार रुपए में सर्वाइवल कर रहे हैं। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 लाख रुपए, मैं बोल रहा हूं इसलिए ही लिखो। मैं 1 लाख रुपए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी सबसे पहली प्राइम गोल वेस्टीज में आने के बाद थी 1 लाख रुपए को ब्रेक करना। लेकिन अगर कोई इंसान 10-15 हजार रुपए से आगे नहीं बढ़ पाया है, अगर उसने 25,000 रुपए भी पहला लक्ष्य को लिखा, 25,000 रुपए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप उस लक्ष्य के बारे में सोच के देखिए कि क्या वो लक्ष्य आपकी एबीसी को पूरा कर रहा नहीं कर रहा, वो अचीवेबल है। तो जो 15,000 रुपए कमा रहा ना, 25,000 रुपए उसके लिए अचीवेबल लगेगा। वो बिलीवेबल है कि नहीं, वो विश्वास में आ रहा है कि नहीं, कहेंगे ये विश्वास में भी आ रहा है। आप इसके लिए कमिटेड हो सकते नहीं, आपको लगेगा मैं इसके लिए कमिटेड भी हो सकता हूं, इसका मतलब वो गोल आपका सही है। फिर आप उसको स्मार्ट तरीके से देखिए कि वो गोल स्पेसिफिक है कि नहीं। आपको 25,000 रुपए की इनकम आपने स्पेसिफाई किया है कि नहीं कि वो कैसे आएगा, वो मेजरेबल है कि नहीं। मतलब आपको पता है कि अगर मुझे 25,000 रुपए चाहिए तो मैं कैसे इस काम को करके 25,000 प्राप्त कर लूंगा। अगर माइंड उसको मेजर कर रहा है तो आपका मेजरेबल भी हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, अब वो स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, अचीवेबल भी है और रियलिस्टिक भी है। क्यों? क्योंकि आप आसपास देख रहे हैं कि बहुत से लोग 25,000 रुपए आसानी से कमा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है जो 25-30 हजार रुपए कमा रहे, 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए को सेट करो। जो 50-60-70 हजार रुपए कमा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है 1 लाख रुपए अचीवेबल भी है, मेजरेबल भी है, रियलिस्टिक भी है, तो आप 1 लाख रुपए प्लान करो, बट ये आपकी होनी चाहिए और इंडिविजुअल होना चाहिए। उसी तरीके से जब मैं बोलता हूं कि आप एटलीस्ट वेस्टीज में अपने लिए ना एक घर प्लान जरूर करना, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो घर आपका 5 करोड़ का ही होना चाहिए। जिसके पास घर नहीं है, अगर वो 1 BHK 2 BHK भी प्लान करता है, तो आप देखो वो अचीवेबल है कि नहीं, बिलीवेबल है कि नहीं, आप उसके लिए कमिटेड हो कि नहीं, वो स्पेसिफिक है कि नहीं, मेजरेबल है कि नहीं, अचीवेबल है कि नहीं, रियलिस्टिक है कि नहीं। अगर है वो मिल जाएगा। गोल फुलफिलमेंट के डायरेक्शन में गोल पूरे होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। गोल फुलफिल्ड होने के डायरेक्शन में अंजलि मैम, गोल के फुलफिल होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गोल के फुलफिल होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गोल फुल फिल करते हुए और उस पैटर्न को सीखना जिस पैटर्न पे आपने उसे पूरा किया है। इसका मतलब जब आप किसी गोल को एकम्प्लिश करते हैं और एकम्प्लिश करने के लिए आप जिस तरीके से गोल को डिजाइन करते हैं और जिस तरीके से काम करते हैं, जब उस प्रोसेस को आप माइंड में अचीव कर लेते हैं, दैट इज योर एक्चुअल अचीवमेंट। आपकी गाड़ी आई 5 या 10 साल बाद वो बेकार हो जाएगी, लेकिन जिस प्रोसेस में गाड़ी लाना सीखाना, उस प्रोसेस में दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी आ जाएगी, पांचवी आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? आप एक घर लेंगे, वो जीवन भर शायद एक ही घर नहीं चलेगा, लेकिन जिस प्रोसेस से घर अचीव किया, अगर वो प्रोसेस के मास्टर बन गए, दूसरा घर आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। आप 50,000 1 लाख रुपए
की चेक कमाएंगे, लेकिन 1 लाख रुपए की चेक की प्रोसेस सीख गए ना तो 1.25 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा, 3 लाख होगा। मैं बार बार क्यों कहता हूं गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आप गोल की एकम्प्लिशमेंट में गोल के प्रोसेस को जब आप सीख जाते हो, जब उसे पूरे करने के तरीके सीख जाते हो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और एक बार अगर आपने उस प्रोसेस को सीख लिया तो फिर समझ लो कि आप लाइफ टाइम अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। और आपकी टी क्या है? वो गोल आपकी टाइम बाउंड होनी चाहिए। मतलब आपको हर लक्ष्य पे एक डेट लगाना है कि ये लक्ष्य आपको कब पूरा करना है। इसीलिए फॉर्मूला है ड्रीम प्लस टाइम सेट इज इक्वल टू गोल। जब आपके सपनों में टाइम लग जाए तो वो आपका गोल बन जाता है। जब तक आपके सपनों में टाइम बाउंड नहीं है, मतलब आपने लिखा मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, 2050 में चलेगा? बताओ बताओ, 2050 में 1 लाख रुपए महीने आ जाए, चलेगा? नहीं ना। तो कब आए वो आपको पता होना चाहिए। आपने कहा मुझे घर चाहिए, मैं बोलूंगा 2070 तक मिल जाएगा, चलेगा? नहीं ना। तो कब घर चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टाइम बाउंड। तो जब आप अपने लक्ष्य को आज बनाएंगे तो इस 5 एरियाज से गुजारेंगे कि आपका गोल स्मार्ट है कि नहीं, आपका गोल मिजरेबल है कि नहीं, अचीवेबल है कि नहीं, रियलिस्टिक है कि नहीं, और टाइम बाउंड है कि नहीं। फिर आप देखेंगे क्या आपने उस लक्ष्य पे डेट निर्धारित किया। अगर आपने किया तो ये 3 चीज जो आपको मैंने बताया ये पूरा हो गया। अब चौथा गोल का कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। गोल का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? गोल एक एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट ने हजारों लोगों के माइंड पे रिसर्च करके निकाला कि गोल का जो कोर कॉन्सेप्ट है, उस कोर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लक्ष्य हमेशा अपने 4 अलग अलग फेज में होता है। कितने फेज में होता है? 4 फेज में। पहला फेज जिसे हम कहते हैं गोल डिफिकल्टी, दूसरा फेज जिसे हम कहते हैं गोल स्पेसिफिटी, तीसरा फेज जिसे हम कहते हैं गोल एक्सेप्टेंस, और चौथे फेज जिसे हम कहते हैं गोल कमिटमेंट। पहला फेज क्या है? गोल डिफिकल्टी। अब देखिए ज्यादातर लोग लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनको लगता है कि लक्ष्य को पूरा करना कठिन है, यानी गोल डिफिकल्ट है। तो अब जब किसी भी लक्ष्य के बारे में सोचते हो, आप सोचो किसी भी एक लक्ष्य के बारे में। जैसे आप फिर से एक बार आंख बंद करें और आप महसूस कीजिए अपने उन लक्ष्य के बारे में जो आपका लक्ष्य है। आंख बंद कीजिए और अपने गोल को सोचिए। मीन्स आप सोचिए जो लक्ष्य अभी आपने लिखा, आप उसको सोचिए और फिर सोचिए कि आपको वो हासिल करना उस समय के अंदर। अब उसको हासिल करना आपको क्या लग रहा है? आसान लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? आप महसूस कीजिए कि वो मुझे आसान लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है। देखिए ज्यादातर लोग को लगेगा कि वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इसका मतलब माइंड में वो गोल आपका जो है वो अभी किस फेज में घूम रहा है? डिफिकल्टी के फेज में घूम रहा है। अब ये गोल का सबसे पहला स्टेज है। साइंस ने रिसर्च के बाद बताया कि अगर डिफिकल्टी के फेज को आप स्पेसिफिटी में कन्वर्ट कर दो, यानी जो गोल डिफिकल्ट लग रहा है बस उसको स्पेसिफिक बना लो, तो जैसे ही गोल स्पेसिफाई होगा, आपके गोल अचीवमेंट के डायरेक्शंस पे पहली क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। क्या? माय डियर फ्रेंड्स, उन पहली क्रिया को हम और आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं, जिसमें सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क का इन हिस्से को देखना है। इसे कहते रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। कहते जब आप किसी भी लक्ष्य को स्पेसिफाई करते हो, जिस दिन आपकी लक्ष्य स्पेसिफिक होगी उसी दिन से आपके ये ब्रेन का सिस्टम ऑन होगा। अब देखिए गोल आपका क्यों गारंटेड पूरा होगा? क्योंकि रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है तो आप सबों के ब्रेन में, लेकिन ये एक्टिवेट केवल उसी का होगा जिसका गोल स्पेसिफिक होगा। और जब आपकी आरएएस यानी रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके ब्रेन की एक्टिवेट हो जाए तो बॉस सबसे पहले आते हैं आपको विजुअल इंपल्स। क्या आते हैं? विजुअल इंपल्स।
मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, आप मेरे इन सवालों का सोच समझ के जवाब दीजिएगा। क्या आप में से कई लोगों ने ऐसा महसूस किया कि जिस दिन आपने स्पेसिफाई किया कि आपको यही गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी केवल स्पेसिफिक हुई, आपने खरीदा नहीं है, उसी दिन से सड़क पे सबसे ज्यादा आपको वही हुआ कि उसी दिन से सड़क पे सबसे ज्यादा वही गाड़ी दिखने लगी? अगर आपका आंसर है यस, इसका मतलब आपको रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम समझ में आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इसे हम कहते हैं विजुअल इंपल्स। एक लेडी जो 10 सालों से कार के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसके पास कार नहीं था। जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको कहा, क्या आपने गोल को स्पेसिफाई किया? उस लेडी ने कहा, सर ई क्या होता है? मैंने पूछा, क्या आपने गोल को स्पेसिफिक बनाया? उसने फिर कहा, सर ई क्या होता है? मैं बोला, क्या आपने चुनाव किया कि आपको जो कार चाहिए वो कौन सी कंपनी की है, कौन सी मॉडल की है, कितनी कीमत की है, कलर क्या है? क्या? बोले, नहीं सर, ये तो मैंने नहीं किया। मैंने कहा, क्या सच में आपको लक्ष्य पूरा करना है? उन्होंने कहा, हाँ सर बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा कि केवल आप कार की शोरूम में तब तक जाते रहें जब तक आपकी नजरें किसी एक कार को ना ढूंढ ले। वो कार की शोरूम में जाना शुरू किए, और जब उन्होंने कार की शोरूम में गए तो कई शोरूम में घूमने के बाद उनको एक कंपनी की कार पसंद आई, जिस कंपनी का नाम था हुंडई। कार का नाम था वरना, कलर थी रेड, और अब उनके माइंड स्पेसिफिक हो गए कि उनको हुंडई की वरना चाहिए रेड कलर की। और अब देखो उनके साथ क्या हादसा हुआ। अगले दिन वही लेडी सुबह अपने बच्चों को, अपनी बिटिया को लेके ऑटो से स्कूल जा रही है, और सड़क पे ऑटो चढ़ते ही अपनी बिटिया को कहती है, देख बेटा मेरी वाली कार। तो उसकी बच्ची ने उसको कहा कि मम्मा ये तेरी कार थोड़ी ना है। लेकिन उस लेडी को पहली बार समझ में आया जब मैंने उसको बताया कि जब आप कार स्पेसिफिक कर लेंगे तो सड़क पे सबसे ज्यादा वही कार आपको दिखेंगी। और उस लेडी ने बताया कि सर हमको रोज ना सबसे ज्यादा वरना पे नजर चला जाता है। मैं आपसे भी कह रहा हूं साहब, अगर आप मेरी इन बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस व्यक्ति को मेरी ये भाषा समझ में आ गई, अगर आपने उससे सीरियसली प्लान करना शुरू कर दिया, तो कहते हैं सपने तो उसी वक्त पूरे हो जाते जिस वक्त उसको देखा जाता है, बाकी वक्त तो प्रोसेस में लगता है। लेकिन सपने का मतलब क्या है? जिस दिन आपके माइंड ने उसको देख लिया, अब माइंड को गाड़ियां सोचेंगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आपने कौन सी गाड़ी स्पेसिफिक कर लिया तो माइंड को दिखाई देगा। पैसे चाहिए तो समझ में नहीं आएगा, कितना पैसा स्पेसिफिक कर लिया तो माइंड को समझ में आ जाएगा। घर चाहिए, समझ में नहीं आएगा, उसको पूरे मोहल्ले के घर दिखेंगे। लेकिन मेरी 2 BHK की, 3 BHK की 1500 स्क्वायर फीट की फ्लैट होनी चाहिए, स्पेसिफिक कर दिया तो उसको समझ में आ जाएगा। और जो चीज माइंड को स्पेसिफिक कर दिया जाता है वो आपके माइंड का ये भाग, जिसको रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ये उसमें कंसीव कर लेता, और ये आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ना, ये इसका प्रोजेक्शन देना शुरू करता। आपको विजुअल इंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। जो अंदर चलता है बाहर वही दिखाई देता है। पहले अंदर क्या चल रहा है वो क्लियर होगा, तभी तो बाहर दिखाई देगा ना। अंदर अंदर ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग्स में बताता हूं, किसी लेडीज को 3 दिन भूखे रखो और उसको कहो सुजाता चौक से फिरालाल चौक तक पैदल चलो। पैदल चलने के क्रम में पूछो, मैडम आपको क्या दिखाई दिया? तो वो कहेंगी रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट। ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट जो किसी सड़क के गली के बिल्कुल अंदर छोटी सी बोर्ड थी, आंखें उसको भी ढूंढ ले रही थी, वो रेस्टोरेंट पूछो कितने दिखे, सब बता देंगे। कई रेस्टोरेंट के तो नाम भी बता देंगे। क्यों पता है? क्योंकि अंदर वही चल रहा है, क्या? खाना। लेकिन उसी सुजाता चौक से फिरालाल तक 18 साल के लड़के को कहो चलने और पूछो क्या दिखाई दिया, वो कहेगा लड़कियां ही लड़कियां। भूखी औरत को रेस्टोरेंट दिखाई दे, 18 वर्ष के औरत को लड़कियां दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि उस लड़कों के अंदर केवल वही चल रहा है, बाहर केवल वही प्रोजेक्शन आएगा।
उस लड़के के चलते समय भी रेस्टोरेंट थे, लेकिन उसको रेस्टोरेंट दिखाई नहीं देगा, उसको दिखेगा लड़कियां ही लड़कियां। अगर किसी पैकेट मार, जेब कतरे, चैन स्नेचर्स को अगर सड़क पे चलते हुए पूछो तुम्हें सुजाता से फिराल तक क्या दिखाई दिया, तो वो गिन के बता देगा 16 औरतों के गर्दन में सोने की चैन। उसके लिए तो सब कुछ था। बाहर की दुनिया में केवल आपको वही दिखता है जो आपके भीतर की दुनिया में चल रहा होता है। और बॉस, अगर भीतर की दुनिया ही अंधेरी और उसको पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो बाहर की दुनिया में सब कुछ है। जब मेरी एनर्जी वाले क्लास में आएंगे आपको बताऊंगा, पूरा ब्रह्मांड में हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको क्या मिलेगा वो निर्भर इस बात पे करता कि आपको अंदर की दुनिया दिखा क्या रही है। शायद मैं आपको समझा पा रहे हैं और शायद आप समझ भी पा रहे होंगे। अगर आप समझ पा रहे होंगे, वो गाना है ना, आज की रात होना है क्या। आज की रात गोल सेट करना है और कुछ नहीं होना है। बस गोल जो डिफिकल्टी है ना, उसको स्पेसिफिसिटी में बदल देना है। गोल जैसे ही दूसरे चरण में पहुंच के स्पेसिफाई हो गया ना, गोल उस प्रोजेक्शन की वजह से, जो विजुअल इंपल्स आते हैं उसकी वजह से बार बार जो माइंड में प्रोजेक्शन होगा ना, गोल तीसरे फेस में खुद ही चल जाएगा, जिसे कहते हैं गोल एक्सेप्टेंस। और एक बार माइंड ने गोल को कंसीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया ना, तो याद रखिएगा, कहते हैं ना, लैला के लिए मजनू उसकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी ना, क्योंकि लैला के माइंड में उसका गोल क्लियर था कि चाहिए तो मजनू ही चाहिए, खाना दो या खाने बंद कर दो, घर में रखो या घर से निकाल दो, सांसें मेरी क्यों ना बंद कर दो, चाहिए तो मजनू को पता था लैला ही चाहिए और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसका गोल क्लियर था। और अगर वेस्टीज में आपका गोल नहीं है, उधर से एक डांट लगी, खबरदार कल 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 से घर से बाहर निकली तो, और आप सहम के बैठ जाएंगे, ठीक है जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। क्यों? हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है। लेकिन लैला के लिए मजनू, उसकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी। क्यों पता है? क्योंकि उसकी लक्ष्य चौथे चरण में पहुंच गई, जिसको कहते हैं गोल कमिटमेंट। और जब किसी गोल के प्रति आप कमिटेड हो जाओ ना, तो फिर इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है उसको पूरा करने से। वो पूरा हो चुका, वो पूरा हो चुका, बस प्रोसेस के टाइम है। तो आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने माइंड में किस लक्ष्य को कंसीव करने के लिए लेके जाते हो। गोल अपने चौथे फेज में पहुंचेगा, गोल कमिटमेंट, और अब वो पूरे होने की गारंटी है। फिर आगे समझते हैं कि गोल के टाइप्स क्या होते हैं। गोल के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है प्रोसेस गोल। जब आपका एक बार क्लियर हो गया कि आपको कितने पैसे चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, तो अब आपकी गोल क्लियर हो गई। अब थोड़ा गोल के टाइप के बारे में समझते हैं। अब आपको इसको डिस्क्राइब करना, सबसे पहले इसके प्रोसेस को डिजाइन करना है। आइए समझते हैं प्रोसेस गोल क्या है। कहते हैं दीज आर द वन इन्वॉल्विंग द एक्सक्यूशन ऑफ प्लान। एक उदाहरण लेते हैं कि आप किसी एक जिम में जाते हैं हर मॉर्निंग में, और लगातार कंटिन्यूअस हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं ऑन टाइम, और उसको आप रिपीटिंग कर रहे हैं सेम एक्शंस एवरी डे। ये प्रोसेस गोल है। किन चीजों का? मान लीजिए कि आपने माइंड सेट किया कि मुझे मेरे वजन को 10 केजी रिड्यूस करना है और मुझे एक हेल्दी पीपल्स बनना है। तो आपका लक्ष्य क्या है? 10 किलो वेट को रिड्यूस करना। तो उसकी प्रोसेस क्या है कि रोज सुबह आप जिम जा रहे हो और आप टाइम पे सप्लीमेंट ले रहे हो। अगर आप इस काम को एवरी डे रिपीट कर रहे हो, तो ये जो रिपीटेशंस ऑफ वर्क है ना, दैट इज द प्रोसेस। इसे कहते हैं प्रोसेस गोल। तो अब आपको समझना है कि आप 1 लाख रुपए इनकम करना चाहते हैं, तो जब तक आप इसके उन प्रोसेस को डिजाइन नहीं करेंगे जो एवरीडे रिपीटेशन में चलेगा, इसका मतलब लक्ष्य तो बन गया, लेकिन अब आपके प्रोसेस क्लियर नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स,
अब यहां से ना आपको डीपली समझना और कनेक्ट करना बहुत जरूरी है कि आपने लिख तो लिया 1 लाख रुपए चाहिए, आपने ये भी लिख लिया कि आपको 1 लाख रुपए अगस्त या सितंबर 2025 तक चाहिए, लेकिन आपके माइंड को मेजरेबल होना पड़ेगा कि मुझे 6 नेटवर्क बनाने हैं, मेजरेबल होना पड़ेगा कि मेरे हर नेटवर्क पे 6000 पीवी लाना है, मेजरेबल होना पड़ेगा उन 6 नेटवर्क में 20 लीडर्स आने हैं, मेजरेबल होना पड़ेगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हमारे पास ऑलरेडी 6 महीने हैं तो 6 महीने में मेरे को 20 लीडर लाना है, मेजरेबल होना पड़ेगा कि हर महीने मुझे 2 से 3 लीडर डिस्कवर करना है, मेजरेबल होना पड़ेगा कि इसके लिए हर रोज मुझे 3 मीटिंग्स करनी है। और अब आप पूछिए 1 लाख रुपए का प्रोसेस क्या। अगर आपकी मेजरेबल गोल बन गई और आपने एक पॉइंट पे आके माइंड ठहर गया कि अगले 6 महीने तक 6 नेटवर्क पे 20 लीडर्स को लाने के लिए एवरी डे में कम से कम 3 मीटिंग करेंगे और उस 3 मीटिंग से 10 to 15 लोगों से मैं मिलूंगी और इस प्रोसेस को मैं रोज करूंगी। अब उन प्रोसेस पे बेहतर होने के लिए मैं आधे घंटे बुक्स पढ़ूंगी, मैं सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन करूंगी। ये क्या है? उन 6 मंथ तक जो क्रियाओं को कर रहे हो, अगर वो क्लैरिटी दे रही है को 1 लाख रुपए पूरा कर देगा तो इसका मतलब वो 1 लाख रुपए के गोल का प्रोसेस गोल है। समझ में आ गई बात? प्रोसेस गोल समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, अब टाइप समझने हैं कि गोल आपका प्रोसेस होना चाहिए। दूसरा, आपकी लक्ष्य परफॉर्मेंस में होनी चाहिए, यानी परफॉर्मेंस गोल होना चाहिए। कहते हैं दीज गोल्स हेल्प इन ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड गिव अस ए रीजन फॉर कंटिन्यूइंग द हार्ड वर्क। आपके परफॉर्मेंस गोल क्या है? आपके प्रोसेस को आप ट्रैक करने के लिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए जो आप कंटिन्यूअस हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे स्टडिंग फॉर नो लेस देन 6 आवर ए डे और वर्किंग आउट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट पर डे कैन हेल्प अस इन क्वालिफाइंग आवर एफर्ट एंड मेजरिंग द प्रोसेस। जैसे आपने प्रोसेस गोल बनाया, अब उस प्रोसेस गोल पे आप रोज 3 मीटिंग्स जाके कर रहे हो, हाफ एन आवर बुक्स पढ़ रहे हो, ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एल्कलाइन डाइट ले रहे हो, माय डियर फ्रेंड्स एवरीडे 30 मिनट्स योगा कर रहे हो, तो करना है, ये प्रोसेस है, लेकिन आप इन सबको कर रहे हो, ये आपकी परफॉर्मेंस है। तो आपके दूसरे गोल क्या है? परफॉर्मेंस गोल। अब कई लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो प्रोसेस गोल तक तो पेपर पे डिजाइन कर लेते हैं, उनकी प्रोसेस गोल पे उनको मार्किंग मिलती है 100 और परफॉर्मेंस गोल की मार्किंग हो जाती है लड्डू। तो आपकी प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल मैचेबल होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए परफॉर्मेंस गोल आप समझ पा रहे होंगे। अब तीसरा गोल है, वो है आपका आउटकम गोल। आउटकम गोल का मतलब आपके प्रोसेस का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन और प्रोसेस और परफॉर्मेंस गोल के बीच की जो आपकी दूरियां हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, कहते आउटकम गोल्स आर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस गोल। दे कीप्स अस इन पर्सपेक्टिव एंड हेल्प टू स्टे फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। जब आप प्रोसेस और परफॉर्मेंस दोनों को मैच करा के काम करते हो तो उससे आपकी आती है आउटकम, वो आपकी आउटकम गोल। कई लोग प्रोसेस 100% कर लेते, परफॉर्मेंस 20% करेंगे तो आउटकम भी 20% होगा। कई लोगों की प्रोसेस गोल बनती नहीं, केवल परफॉर्मेंस करते, उनकी आउटकम तो भगवान भरोसे कभी होगा कभी नहीं होगा। कई लोग प्रोसेस जितना करते, परफॉर्मेंस आधा करते, उसकी आउटकम भी आधी हो जाती है। लेकिन जो क्लेवर्स, जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, स्मार्ट लीडर्स हैं, वो सारे प्रोसेस को डिजाइन करते और फिर उन प्रोसेस पे अपनी और टीम की मदद से 100% परफॉर्मेंस करते हैं। अब आप देखिए, अगर मैंने डिजाइन किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे अपने सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए इस मई के महीने में 1000 लोगों की रिक्रूटमेंट करनी है, तो क्या 1000 रिक्रूटमेंट मैं कर दूंगा? नहीं ना।
अब मैं देख रहा हूं कि मेरे अगर 200 लीडरशिप बहुत फोकस वर्क कर रहे हैं, और अगर मैं इस तरह की एक्टिविटीज टीम पे बनाऊं कि मेरे 200 लीडरशिप होम मीटिंग्स को लेके निश्चित प्लान शो पे निकल जाए, तो मेरे हर लीडर्स अगर 5 लोगों को भी स्पॉन्सर करेंगे तो मेरी 1000 स्पॉन्सरिंग हो जाएगी। अब उन 200 लीडर्स के उन परफॉर्मेंस के लिए जो इनिशिएटिव मैं ले रहा हूं, उस पे जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं, वो मेरी परफॉर्मेंस गोल है। जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग अगर 200 लीडर को इन्वॉल्व करवाना है और मैंने 100 को इन्वॉल्व कराया तो परफॉर्मेंस गोल 50% हो गए। मैंने 200 को इन्वॉल्व करवाया, परफॉर्मेंस गोल 100% हो गए, तो ज्वाइनिंग भी 1000 आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? आप जब प्रोसेस गोल और परफॉर्मेंस गोल के मास्टर बनेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप 1-1 लाख रिक्रूटमेंट भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द बिल्डिंग सिस्टम। आप सिस्टम को बिल्ड कर रहे हो, इसीलिए आपको प्रोसेस और परफॉर्मेंस दोनों को सही से डिजाइन करना सीखना पड़ेगा, और दोनों को सही से डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तब आपकी आउटकम निकलेगी, जिसे हम आउटकम गोल कहते हैं। आइए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडीज को कंडक्ट किया गोल के ऊपर, और वो स्टडीज क्या थी उसके बारे में आज हम आपसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये स्टडीज हुई थी, उस स्टडीज में उसने पाया कि 83% लोग, अब ये स्टडीज कैसे हुई थी, उनने एक स्टडीज कंडक्ट किया और वहां पे पढ़ने वाले अपने हजारों स्टूडेंट, अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कौन पहुंचता है? जो दुनिया के सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कंट्री के टॉपर्स होते हैं। तो दुनिया भर के सारे टॉपर जो हार्वर्ड में पढ़ रहे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने अपने बच्चों पे सर्वे किया और उसने देखा कि मेरे 1000 बच्चे, वो जिसको पूछा गया कि आपकी भविष्य को लेके आपका लक्ष्य क्या है, और उसने अपने 1000 बच्चों के सर्वे पे जो पाया, आप उसको सुनिए। कहते हैं कि उसने पाया कि 83% बच्चों के पास कोई लक्ष्य था ही नहीं। 14% बच्चे वो थे जिसके पास लक्ष्य तो था लेकिन उसने कभी लिखा नहीं था, और 3% बच्चे वो थे जिनके हाईली स्पेसिफिक गोल थे जो लिखे हुए थे। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस लक्ष्य में जो सामने आया ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जब उसके ऊपर इस गोल की स्टडीज हुई, रिसर्च हुआ, रिसर्च के बाद वो सारे बच्चे ने अपनी पढ़ाई पूरी करी और अपने अपने कंट्री में चले गए। 10 वर्षों के बाद उस यूनिवर्सिटी ने उन सारे बच्चों को दुनिया के अलग अलग कंट्री से अपने यहां पे उन्होंने एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में इनवाइट किया अपने खर्चे पे। किसने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। उन सारे 1000 बच्चों को 10 साल बाद पुनः बुलाया गया, ये देखने के लिए कि अभी अपने अपने जीवन में ये कहां पहुंचे हैं। और यूनिवर्सिटी ने जो देखा उसका नतीजा इस प्रकार है, जरा देखिए। उसने देखा कि जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य था ही नहीं, उसके मुकाबले जिसने लक्ष्य बनाए थे वो 3 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे अलग अलग प्रोफेशन में। लेकिन जिनके पास हाईली स्पेसिफिक गोल था वो 10 गुना पैसा कमा रहे थे उनके मुकाबले जिनके पास कोई गोल था ही नहीं। और पता है, इन सर्वे को यू इंक पुस्तक में प्रकाशित किया गया। अब आप सोच के देखो, कोई बच्चे डॉक्टर्स बन गए, कोई किसी कंपनी के सीईओ बन गए, कोई किसी जगह पे खुद का बिजनेस कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है। लेकिन उन 1000 बच्चों में क्या पता चला कि जिनके पास 83% के पास कोई लक्ष्य नहीं था, उसके मुकाबले 14% बच्चे जिनके लक्ष्य थे लेकिन लिखा नहीं था, वो 3 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। किसके मुकाबले? 83% बच्चों के मुकाबले। बट जिन 3% बच्चों के पास स्पेसिफिक गोल था कि मुझे आगे चल के यही करना है, वो उनके मुकाबले जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, वो 10 टाइम्स ज्यादा पैसे कमा रहे थे। ये स्टडीज केवल इस बात को साबित करती है कि एयरपोर्ट पे उस जॉन की तरह बिना अपना दिमाग लगाए और बिना डाउट किए, आपका मकसद केवल इतना है कि आप अपने गोल को स्पेसिफिक करो कि आपको आने वाले
6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में क्या चाहिए वो आपका होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। नहीं तो बॉस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 83% बच्चे दुनिया के हवा में उड़ गए, आप और हम किस खेत की मूली हो जो अपना दिमाग लगा रहे हो। सर पता तो है ही ना क्या चाहिए, लिखने की क्या जरूरत है। नहीं लिखोगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह जो 83% बच्चे का हाल था वही आपका भी हाल होगा। केवल दिमाग में रखोगे लेकिन स्पेसिफिक हो गया कि सर मुझे होंडा कार चाहिए लेकिन लिखा नहीं है, सर 2 BHK का फ्लैट चाहिए लिखा नहीं है, तो 14% बच्चों वाला हाल होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो 3% बच्चे होता क्या है, आइए और एक व्यक्ति के बारे में सुनते हैं। वो व्यक्ति जिसका नाम था लू होल्ट्स। कहते लू होल्ट नाम के एक व्यक्ति की कहानी है जिसने एक बार एक शांत कमरे में अकेले बैठ के उन सभी चीजों के बारे में देखना और सोचना शुरू किया जो अपने जीवन में पूरा करना चाहता था। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर अपनी जितनी तेजी से सारे सपनों को लिख सकता था उसने लिखना शुरू किया। मीन्स एक व्यक्ति था जिसका नाम था लू होल्ट्स। उसने एक बार एक शांत कमरे में बैठा और सोचना शुरू किया कि मेरी लाइफ का ड्रीम क्या है, मेरा सपना क्या, मुझे चाहिए क्या। और जब उसने शांत कमरे में बैठ के आंख बंद करके सोचना शुरू किया तो उसके दिमाग में बहुत सी चीजें आने लगी। उसके माइंड में जितनी भी चीजें आई उसने उन सबको एक डायरी पे, एक पेपर पे पेन लेके लिखना शुरू किया और बहुत स्पीड में उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला और सपनों को जितनी तेजी से लिख सकता था उसने उसको लिखना शुरू कर दिया। कहते जब उसने लिखना शुरू किया तो उसके पास 107 ड्रीम की लिस्ट बन गई। 107 सपनों की सूची थी, 107। उसमें से कुछ ड्रीम उसका स्काई ड्राइविंग का था जो बहुत हौसला वाला काम है, सब कोई नहीं कर सकता। कुछ बुलंद हौसले थे जैसे उसको व्हाइट हाउस में ना किसी दिन नाइट डिनर पे इनविटेशन मिले अमेरिका के अंदर, जिनमें उनका परिवार भी शामिल था। कुछ अपने बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड ड्रीम्स उसने लिखे और उसने इतने महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने लिखा लेकिन ऐसे ऐसे सपने लिखे जो लगभग पूरा होना एक आम दुनिया में असंभव है। लेकिन उसके दिमाग में जो जो आया उसने उन सारे गोल को पेपर्स पे लिख के स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे ये सब सपने पूरे करने। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, आइए उस रिजल्ट के बारे में समझते हैं। केवल लिखने से क्या होता है। कहते हैं जब लू अपने सपनों की सूची बना रहे थे तो उससे अत्यधिक यथार्थवादी होने की चिंता नहीं थी। माय डियर फ्रेंड्स, वो उसके लिए वरी नहीं थे, चिंतित नहीं थे कि ये कैसे होगा कैसे होगा। बस उसके दिमाग में जो आया, उसके एक्चुअलिटी में जो वो चाहता था उसने लिख डाला। वो उन सभी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहता था जो वो नहीं कर सकता था या नहीं कर सका। उसने अपने उस सपनों के बारे में, उस फेल हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं पूरा होगा तो, उसने कोई डाउट भी नहीं करी, जो मन में आया लिख दिया। वो किसी लिमिटेशंस पे फोकस नहीं करना चाहता था, नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो। वो निराशावादी सोच पर नहीं बल्कि संभावनावादी सोच पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। और आश्चर्यचकित है, ये भी यू इंक में प्रकाशित हुई थी पृष्ठ संख्या 34 और 35 में, कि उसने अपने 107 सपनों में से 93 सपनों को पूरा कर लिया। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आप मेरे बारे में सोचिए। मेरे पिताजी एक सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 8-9 हजार रुपए की सैलरी। मेरे दादाजी एक किसान। अगर मैं लॉजिकल रूप से सोचूं कि मैं ऑडी ड्राइव करूंगा, क्या लॉजिकल रूप से यह संभव है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं 18 स्टेट में बिजनेस करूंगा, क्या लॉजिकल रूप से संभव है? नहीं ना। लेकिन मैंने उसको अपने एक पेज पे लिख के और उसको एक दीवार अपने दरवाजे पे चिपकाया। शुरुआत में मेरे जीजा जी देखा करते थे और वो हंसते थे अच्छा तो ये कार चलाएगा, अच्छा तुम विदेश घूमेगा, अच्छा तुम 6 फिगर इनकम करेगा। लेकिन मुझे केवल नियम पे भरोसा करना था, किसी इंसान पे नहीं, नियम पे। और मैंने वो किया और उसमें से मोस्टली जो सपने थे ना वो सब पूरे हो गए।
क्या जिस घर के बारे में मैं 2030 की प्लानिंग कर रहा हूं, क्या लॉजिकल रूप से वो संभव है? नहीं। तो हमें लॉजिक पे जाना ही नहीं है। मैंने तो सीखा कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उसने अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना सीखा है। उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? मैंने लिखा 2030 में मेरी महीने की इनकम होगी 1 करोड़ रुपए। लॉजिकल रूप से एक किसान परिवार के बच्चों को 1 करोड़ रुपए बिना 1 रुपए इन्वेस्ट किए, बिना ऑफिस खोले, बिना सेटअप लगाए, बिना सैलरी दिए, लॉजिकल रूप से दुनिया में एक भी इंसान मेरे सपनों पे हां नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे लॉजिक से मतलब ही क्या है? मुझे तो नियम से मतलब है। और दुख इस बात का होता है कि आज कई लोग पीड़ा में जिंदगी जी रहे हैं, वो इस स्क्रीन पे भी और मुझे सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लक्ष्य नहीं लिखेंगे। मुझसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, तो मैं कहता हूं जानना और ना जानना। कहते सर इसका कम क्या मतलब हुआ, जानना और ना जानना? जानना का मतलब ये हुआ कि आप आज जान चुके कि लिखने की मैजिक होती है, और ना जानना का मतलब फिर भी कल से अनजान बने घूम रहे हो। सर लिख के क्या होगा? जानना और फिर उसको ना मानना। इससे बड़ा दुर्भाग्य आप खुद ही पूछ लो अपने आप से, और क्या हो सकता है? आपको जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज कंडक्ट की और बताया जा रहा है, आपको और दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या है? नेचर का नियम है कि आप जो प्लान करोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप वो प्लान नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा। एक बार एक इंसान मरा, गया स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में जब गया, वो भगवान से गुस्सा था। आप सोचो, भगवान से गुस्सा था। उसने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है। भगवान ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा जिंदगी भर मैंने आपकी पूजा की और जो मांगा कुछ नहीं मिला, मेरे सारे पूजा व्यर्थ। उसने कहा बच्चे गुस्सा मत कर, तू मुझे ये बता तू किस देश में पैदा हुआ था? उसने कहा भारत में। भारत के किस राज्य में? उसने कहा झारखंड। झारखंड के किस जिले में? उसने कहा रांची। उसने कहा अच्छा, रांची के किस मोहल्ले में? उसने कहा चूटिया। भगवान ने कहा आ। भगवान उसे ले गए वहां पे जो भारत का वो एरिया था। फिर उसने वो झारखंड वाले एरिया में घुसाए, रांची वाले जिले में। फिर जैसे ही चूटिया के अंदर घुसा, कृष्णापुरी। उसने कहा भगवान भगवान रुको रुको, यहीं पे मैं था, इसी मोहल्ले में। तो भगवान ने पूछा तू यहाँ किसी को जानता? बोला मैं सबको जानता हूँ, नाम बता। उसने नाम लिया डैश डैश साहू। बोला अच्छा। बोला भगवान रुको रुको, यहाँ पे ये गाड़ी की तस्वीर लगी है, गाड़ी तो है नहीं। बोला क्या वो गाड़ी उसके पास है? बोला हाँ उसके पास तो है। तो उसने देखा कि उसके आसपास जितने लोगों के सपने पूरे हुए थे, उन सारे सपनों की गैलरी उसके नाम से वहां बनी हुई थी। उसने भगवान से पूछा भगवान ये क्या है? बोला ये वो शक्ति है जो मैंने तुम्हें भी दे के भेजा था। इन सब लोगों ने जिसने सपने बनाए, लक्ष्य बनाए, जिस समय उसने सपना बनाया, गोल लिखा, मैं उसी समय इसको खरीद के रख दिया था। बोला वो कैसे? बोला तुम बताओ तेरा सपना क्या था? उसने बोला मेरा सपना था कि मुझे सबसे शानदार घर चाहिए। वो ले गए, बोले अरे भगवान ये तो मेरा घर है। बोला देख यहीं कहीं रखा रह गया। तुम जिस समय सपना देखे थे मैंने तुम्हें घर दिया, तूने उसको गोल में कन्वर्ट नहीं किया, वो तेरे पास पहुंचा ही नहीं। तो आपको प्रकृति सब देने को तैयार है। सौभाग्यशाली लोग आज की रात होना है क्या? क्या होना है? गोल बनाना है। समझ में आ रही है? आज की रात क्या होना है? कुछ खास नहीं, गोल बनाना, गोल। और अगर आप ये लक्ष्य बनाने को तैयार होना साहब, तो ट्रिपल टी के डे 3 में मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आप सफलता के हकदार भी हो। इसलिए आज गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल, जिसको 5 साल में पूरा करना चाहते हैं। और उस सारे लक्ष्य की कीमत के हिसाब से निकालो कि 5 साल बाद हर महीने कितना पैसा चाहिए, ताकि आपका ये सारा गोल पूरा हो जाएगा। तो
तो आप लिखना कि 5 साल बाद आपको क्या क्या चाहिए, जितनी चीज आए उससे एक्सपेक्टेड कीमत निकालो, कितने पैसे हर महीने आएंगे, ये 5 साल बाद का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। बिना सर लिखना, लिखने की ताकत ना लिखने के बाद समझ में आएगी। अगले 3 साल बाद मिड टर्म गोल, हर महीने क्या चाहिए उसके लिए कितना पैसा चाहिए। अगले 1 साल बाद आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए मंथली कितना पैसा चाहिए। और इमीडिएट गोल भी अभी लिखना कि आपको एकदम इमीडिएट अभी क्या क्या चाहिए और कितने पैसे से वो आपका पूरा हो सकता है। उसके साथ साथ आप ये भी लिखना कि अगर आप वेस्टीज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनोगे तो किस महीने, सिल्वर डायरेक्टर बनोगे तो किस महीने, गोल्ड डायरेक्टर बनोगे तो किस महीने, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर तो किस महीने बनेंगे। ये आपको आज लिखना है। जब आप इसे लिखेंगे इसका मतलब यह है कि आपने अपने लिए लक्ष्य का निर्धारण कर लिया। आज मैं आपको ना एक दिल की बात बताता हूं। देखिए, आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बाय हार्ट बता रहा हूं कि आने वाले 2 वर्ष बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप सबकी जिम्मेवारी अभी से बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ कि ना? मतलब आपकी जरूरत तब लाख में नहीं, 5, 7, 8 लाख रुपए में पूरी होगी महीने की, आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ कि ना? तब आप छोटे घर में रहना पसंद नहीं कर सकते क्योंकि आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना फास्ट हो जाएगा। हाँ कि ना? तब आप बाइक की नहीं सोच सकते, नहीं तो बच्चे को दूसरे के पापा अच्छे लगने लगेंगे। हाँ कि ना? बताओ। आप आज के 10 साल बाद बाइक की सोचेंगे कि बाइक पे मेरा बच्चा चलेगा, वो बच्चा आपके पास बैठेगा और दूसरे के पापा के बारे में बात करेगा और आप अपने आप को पप्पू समझने लगेंगे। हाँ कि ना मेघाराम सर? अगले 10 साल बाद बहुत सारे गांव शहर में बदल जाएंगे, जीवन शैली बदल जाएगी, जीने के तरीके बदल जाएंगे। और अगर आपने आज से उसकी तैयारी और उसके बारे में नहीं सोचा तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि जब हम हमारी जीवन और अपने कैरियर को, मतलब अपने अपने समय को पूरा करेंगे, हमारे जीवन में सिवाय पछतावा का कुछ नहीं बचने वाला है। लेकिन पछताने से पहले आप एक काम जरूर करेंगे, क्योंकि जब माइंड को समझ में आ जाए कि चीजें हासिल करनी है और फिर उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब एक रास्ता बचता है जिसको कहते हैं गलत रास्ता। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके समझाता हूं। एक बच्चा जब बीपीएससी कंप्लीट करके इतनी मेहनत के बाद वो आईएएस, बच्चे के बारे में सोचो जिसने जब स्कूल में कदम रख के सपना लिया था कि मुझे बीपीएससी करना है, तब उसने कभी सोचा, उसने सोचा था मैं किसी से घूस लूंगा, पैसे लूंगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। दूसरा, जब एक इंसान, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक भी बच्चे के मन में ऐसे गलत ख्याल आते हैं क्या? नहीं आते। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, फिर ध्यान से सुनना। एक आईएएस ऑफिसर्स को 15-20 लाख रुपए मिल रहे होते, क्या वो किसी से घूस लेता? एक डॉक्टर 25-30 लाख रुपए यूं कमा रहा होता, क्या जबरदस्ती किसी की जान मारता? लेकिन जब सही रास्ते से उसकी जरूरत और सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो इस दुनिया को छोड़ने से पहले सोचता जो होगा देखा जाएगा। गलत ही सही, लेकिन करते हैं। आप मेरी बात को दिमाग पे मत लेना, दिल पे लेना और महसूस करके देखना कि आज जब ऐसे चेहरे सलाखों के पीछे चले जाते हैं उनको गलती का एहसास होता है, लेकिन ये कभी नहीं समझ पाते कि इस गलती के अंदर उसकी नीयत पहले नहीं आई, उसकी जरूरत पहले आई जिसने उसके नीयत को खराब किया। हाँ कि ना? तो आज अगर आप सही डायरेक्शन पे, क्योंकि आज क्यों मैं बोल रहा हूं पता है, क्योंकि कल आपसे क्या गलती होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है,
लेकिन आज जिस परमेश्वर ने आपको इस सेशन में भेज के ये सिखा रहा है कि तुम निर्धारित करो कि अगले 5-10 साल बाद क्या चाहिए और उसके प्रोसेस बनाओ, उस पर कार्य करो। आज आपकी गलती यही होगी कि आज आप वो नहीं करेंगे ना, तो कल आपको मजबूरी में वो करना पड़ेगा जो आपको करना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपने आज जानबूझ के ये नहीं किया जो करना आपके लिए जरूरी है, तो कल मजबूरी में वो करना पड़ेगा जो करना अच्छा नहीं लगता। बट मीटिंग ओवर करने और मैम को बुलाने से पहले एक कहानी सुनाता हूं कि अगर वो करेंगे तब जीवन में कर्मा कैसे लौटती। एक बार एक इंसान जो एक बहुत बड़ा व्यवसायी था, उसको अपने व्यवसाय के सिलसिले में शहर जाना था। उसी गांव में एक गरीब बंदा था जिसने कुछ दिन पहले ही व्यवसायी के यहां काम मांगने आया था। वो व्यवसायी दयालु थे तो उसने उसको काम दे दिया। उसने थोड़े ही दिन में ना उसके विश्वास जीत लिए। लेकिन जब उसको शहर जाना था अपने कुछ सौदे के लिए, काम के लिए, महाजन के लिए, पैसे के लिए, तो उसने उसको कहा कि तू भी मेरे साथ चल, मैं अकेला हूं, मेरी मदद हो जाएगी। तो दोनों मिलकर गए दूसरे शहर में अपने व्यवसाय के सिलसिले में। होटल्स में डील हो रही थी और उस बच्चे ने, जिसको उसने आसरा दिया था, उसने देखा कि मेरे जो मालिक है ना, ये लाखों में पैसे गिन रहे हैं और कल ये सारे पैसे किसी एक व्यवसायी को देना है। उसने उस पैसे को देख के उसका दिमाग खराब हो गया। उसके दिमाग में तत्काल आइडिया आया कि इतना पैसा मेरे जीवन में। उसने सोचा रात में ही कुछ करते हैं। चूंकि वो मालिक का वफादार हो गया था, इसलिए उसने रात में उस मालिक के दूध में ना बाहर से लाके जहर मिला दिया और मिला के उस मालिक को पिला दिया। मालिक की हो गई तत्काल मौत। उसने सारे पैसे लिए, भाग के आ गया गांव। जब वो मालिक कुछ दिनों तक नहीं लौटा, तो गांव में पहले जो परिवार होते थे ना, वो कहां गया है, किस शहर में, ज्यादा लोगों को पता नहीं होता था। तो उस मालिक के घर वाले ने इसको पूछा कि अरे तुम आ गया, मालिक कहाँ है? बोला मालिक ने तो एक दिन बाद ही मुझे भेज दिया, मुझे बोला तुम जाओ, मुझे व्यवसाय के सिलसिले में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सारे पैसे लेके भाग गए। मालिक की तो मौत हो गई, फिर वो महीनों लौटा नहीं। जब वो नहीं लौटा, इसने इस पैसे से ना थोड़े दिन बाद एक व्यवसाय शुरू किया और वो व्यवसाय बहुत चलने लगा। ये बंदा उस पैसे से बहुत अमीर बन गया। फिर उसके बाद उसने एक बहुत सुंदर सी कन्या से विवाह कर ली, तो उस अमीरी की बदौलत सुंदर कन्या मिल गई। उस कन्या से उसको एक खूबसूरत पुत्र हुआ और उसे लगा कि उसकी जिंदगी ना स्वर्ग हो गई, स्वर्ग। वो पुत्र की जब उम्र लगभग 8 वर्ष की थी, तो एक दिन उसको पता चला कि उसके पुत्र को बुखार है। अब वो बुखार की दवा दिया, लेकिन बुखार एक दिन नहीं उतरा, 2 दिन नहीं उतरा, 3 दिन नहीं उतरा। पैसे उसके पास बहुत थे, उसने अच्छे अच्छे वैद्य को बुलाया, बुखार नहीं उतरा। उसके बाद उसने कई सारे डॉक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट किए, बुखार नहीं उतरा। और 3 महीने हो गए। 3 महीने बुखार में उन बच्चों की शरीर पे क्या हालत होगी आप सोच के देख लो। फिर उसको लगा कि ऐसी कोई बुखार होती है क्या। अब उसने विदेश से भी संपर्क करना शुरू किया और एक ही बेटा था, इतना खूबसूरत मासूम। उसने एक बेटे के बुखार उतारने के लिए सारे डॉक्टर्स आते थे, कहते थे मेरी पढ़ाई में आज तक मैंने ऐसा कोई बुखार देखा ही नहीं है, इस पे कोई दवाई नहीं काम कर रहा है। और एक वक्त ऐसे आए जब उस बच्चों को बचाने में उसके सारे दुकान, सारे सारे धन बिक गए। अंतिम एक उसका घर बचा था, लेकिन अगली ट्रीटमेंट में उसका घर भी बिक गया। बच्चे की बुखार नहीं उतरी। एक ऐसी नौबत आई कि जब बच्चे बिल्कुल अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गए और ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरह मेरा एक ही बच्चा, उसको बचा लो। फिर एक ऐसी घड़ी आई जब लगा कि बच्चे अगले कुछ मिनट के ही मेहमान हैं। वो बच्चे के चेहरे डरावने हो गए थे, शरीर में केवल हड्डियां दिख रही थी, बिल्कुल मानो कोई व्यक्ति पहली बार देखे तो डर से घबरा जाएगा। उस बच्चों के पास पिता हमेशा बैठ के प्रार्थना करते थे, किसी तरह भगवान मेरे बच्चों को बचा लो। लेकिन अंतिम अवस्था में जब बच्चों की सांस तेज चल रही थी, तो उसने पिता की तरफ इशारा किया, जैसे बोला इधर आ, इधर आ।
पिताजी बोले कि बच्चा मेरे को बुला रहा है। वो उसके नजदीक गए, क्या हुआ बेटा? बोला लुक इन टू माई आई, इधर देखो, मेरी आंखों में देख। पिताजी उस बच्चे की आंखों में देखने लगे, बोला और डीपली देख, मेरे आंखों में देख। उस पिताजी को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उसने कहा कुछ दिखा? उसने कहा नहीं। बोला 10 साल पहले जा, फिर आंखों में देख। उस दिन तूने मेरे से अस्पताल में सब छीना था, अब मैं तेरे से वो सब वापस छीन चुका हूं और अब मैं जा रहा हूं। और उसकी डेथ हो गई। कर्म बुरे हो तो जीवन में ऐसे ही लौटता है। उसने जिसको जहर दे के मारा था वो उसके बच्चे बन के दुनिया में आए। 8 वर्षों में वो सब लेके गया और लास्ट में कहा कि देख मेरी आंख में, नहीं याद आया तो मैं याद दिलाता हूं, तू जो लिया था सब मैं तुमसे वापस लिया, अब मैं चलता हूं। मैं आपसे ये काम क्यों कह रहा हूं, गोल सेटिंग का? क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से सफल नहीं होंगे ना, तो एक दिन आपको गलत रास्ते अपनाने पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म हमेशा वापस लौट के आता है। सो आज के क्लास की बस इतनी मैसेज है। लक्ष्य जरूर बनाना साहब, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। जब वो बन जाए तो उसके प्रोसेस भी डिजाइन कर लो, उन प्रोसेस पे परफॉर्मेंस शुरू कर दो, आउटकम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपका अपलाइन इतना डीपली सिखाने को तैयार है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस वो करते जाना है जो करने के लिए बताया जा रहा है। मैं आपसे कहा कि आप रोज 8 स्टेप को फॉलो करें, सुबह उठें ग्रेटिट्यूड करें, करिए, अपने लिए करिए। कर्मा अच्छे होंगे, वो आपको बढ़िया चीज लाके देगा। मैनिफेस्टेशन करना मतलब करो, डिटॉक्सिफिकेशन करना मतलब करो, एल्कलाइन डाइट लेना मतलब लो, रोज निकल के 3 मीटिंग करना है। अब आप मत सोचिए कौन हमको देख रहा है, बस इतना सोचिए कि ये मेरा काम है और ये मेरे को करना है। आप एक भी लोगों से मिलते हैं ना, वो मीटिंग कीजिए, उसकी फोटो उठाइए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, लेकिन डालिए। आप एक ही मीटिंग कर पाते हैं, लेकिन डालिए। आप कर्म प्रधान बने, बस इतना ही है। इंसान जिस वक्त अंदर से ठान लेता है, चीजें उसी वक्त मिल जाती। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल प्रोसेस में टाइम लगता है। सो थैंक यू सो मच। होप सो आपको मैं आज की सेशन समझा पाए होंगे और आप गोल सेटिंग की महत्व को समझ पाए होंगे। देखो, समय को बर्बाद मत करना। हमारी क्लोजिंग को जो 2-3 दिन बचे हैं ना, जो भी लक्ष्य आपने अप्रैल के लिए प्लान किया था, आप उसको 100% अचीव करने के डायरेक्शन पे फाइट कर जाना। वो कितने परसेंट अचीव होगी वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपने 100% उसके लिए काम किया, वो आपके कंट्रोल में तो है। जो आपके कंट्रोल में है, मैं पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से अपनी आवाज इस प्लेटफॉर्म से पहुंचाना चाहता हूं कि सुलेखा मैम, जो हमारे कंट्रोल में है वो तो हमें करना है, उस पे हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि कर्मा हमेशा लौट के आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मीटिंग को आगे बढ़ाने, समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से मैं मैम को इनवाइट करूंगा। आप सब कि गोल सेटिंग जो है हमें हमारे सपनों तक पहुंचने के लिए कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ये क्यों जरूरी है। मिस्टर जॉन की स्टोरी से हमने जाना कि कैसे उसका ध्यान लक्ष्य से हटा और वो
जो है उसका कनाडा का फ्लाइट जो है वो कैसे मिस हो गया। तो और हमने जाना आज एडविन ए लॉक की स्टोरी से जाना कि जिनके पास गोल नहीं है उनकी जिंदगी, जिनके पास गोल है उनकी तुलना में उनका प्रदर्शन काफी हद तक बढ़ जाता है। और गोल सेटिंग का मतलब है कि आपके ब्रेन को, हमारे ब्रेन को ये पता होना कि हमें पहुंचना कहाँ है। अदरवाइज हमारा ब्रेन हमें वहीं ले पहुंचा कर ले जाएगा जहां उसको पहले से पता है। तो सच में हमने आज 4 मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदुओं को जाना कि गोल जो है कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स। मतलब हमने पहले जाना एबीसी ऑफ गोल। मतलब हम मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मुझे एबीसी का मतलब पता था। जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम सबसे पहले उन्हें मेंटेन के लिए करते हैं लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट के रूप में एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। लेकिन सच में सर की गोल सेटिंग के सेशन के माध्यम से मुझे पता चला कि गोल का एबीसी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज अचीवेबल, बिलीवेबल एंड कमिटेड। और सच में हमने स्मार्ट गोल को जाना, तो सच में हमें भी स्मार्ट बन के स्मार्ट तरीके से अपने गोल को डिजाइन करना है। फिर हमने जाना 4 पेजेस ऑफ गोल, क्योंकि जिसके गोल स्पेसिफिक हो जाते हैं उनके ब्रेन का रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें बार बार जो है विजुअल इंपल्स देता है। फिर हमने जाना कि टाइप्स ऑफ गोल, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ गोल को जाना, दैट इज प्रोसेस गोल, परफॉर्मेंस गोल एंड आउटकम गोल। तो सच में इतने अच्छे तरीके से हमें हमारे ग्रेट गुरु ने समझाया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडीज के माध्यम से हमें समझाया कि कैसे 83% और 14% और 3% जिनका गोल नहीं था, लक्ष्य नहीं था, जिनका लक्ष्य था पर रिटर्न में नहीं था, और कैसे 3% जिनका स्पेसिफिक रिटर्न गोल था, कैसे वो 14% की तुलना में 10 गुना ज्यादा इनकम कर रहे थे। और हमने एट लास्ट जाना कि लू होल्स की स्टोरी से कि सपनों को लिखना कितना जरूरी है सपनों तक पहुंचने के लिए। कैसे उन्होंने अपने 107 सपनों को लिखा और 93 सपनों को पूरा किया। तो सच में हम सबों को भी, हमें कौन कौन सा अचीवमेंट हमें कब कब चाहिए, उन चीजों को हमें लिखना बहुत ही जरूरी है। बस लास्ट बट नॉट लीस्ट एक छोटा सा बस आप सबों को मैसेज देना चाहूंगी। जो वक्त के साथ चला नहीं वो आगे कहीं बढ़ा नहीं, जो ठोकरों से सीखा नहीं वो जिंदगी में कभी संभला नहीं, जो संघर्ष से गुजरा नहीं वो हीरा कभी निखरा नहीं, जो खुद से हार कर बैठ गया वो मंजिल तक कभी पहुंचा नहीं। क्योंकि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो हमें जीवन में जंग जीतने के लिए हमें लड़ते जाना है। जिस दिन हम लड़ना बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठ गए उस दिन हमारा हारना निश्चित है। तो सब लोग, सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब लोग अपने अपने जीवन के सपनों को लिखें, गोल बनाएं, उस पे प्लानिंग करें, एक्शन करें, और देखिए इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो आज के सेशन से आप सभी ने क्या सीखा, क्या समझा, हमारे ग्रेट गुरु को अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना ना भूलें। और फिर से हम कल एक शानदार और बेहतरीन सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड